हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी की अभी अभी वैकेंसी आई है और कुछ दिन बाद उसका एग्जाम भी होना है। तो इसके लिए आरआरबी एनटीपीसी का 2020 का जो पेपर है सीबीटी 1 का वो अपन करेंगे। ये पेपर 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 को हुआ था। तो अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इस सीरीज में अपन आगे भी और भी पेपर डालेंगे। वैसे तो जो एनटीपीसी हुआ था 2020 में उसमें काफ़ी सारी शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन उतनी शिफ्ट तो शायद नहीं डाल पाए। बट जितनी भी डालेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ काम का जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक बात और, शॉर्ट्स चैनल अब आपको इस चैनल पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। एसएससी मैथ्स बाय अर्पित के नाम से ये है। अगर आप जाते हैं तो एसएससी मैथ्स बाय अर्पित शॉर्ट्स के नाम से मिल जाएगा। और अगर आप लिंक डालते हैं तो फिर https://www.youtube.com/ssc मैथ्स बाय अर्पित। चलिए पहला क्वेश्चन है अपने पास। इफ x बाई टू प्लस टू बाई वाई इक्वल टू वन एंड y बाई टू प्लस टू बाई जेड इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए, जब दो इक्वेशन दे रखी है और तीन वेरिएबल दे रखे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन की संख्या वेरिएबल की संख्या से ज्यादा है। तो उस केस में जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा है उतनों की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। जैसा कि अगर दो इक्वेशन होती और चार वेरिएबल होते तो फिर दो वेरिएबल्स की वैल्यू अपन अपने हिसाब से पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में एक्स बाई टू प्लस टू बाई वाई इक्वल टू वन में x इक्वल टू फोर डालू तो x इक्वल टू फोर डालने पे देखिए ये बन गया फोर बाई टू प्लस टू बाई वाई इक्वल टू वन। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। y कितना आ जाएगा, ये दो से दो बार में, तो ये आपके पास y आ गया इक्वल टू, ये टू उधर जाएगा तो वन माइनस टू माइनस वन, तो y आ जाएगा माइनस टू। अब यहाँ पे y माइनस टू आ चुका है। तो अब जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसमें अगर अपन y को माइनस टू डाल दे तो यहां से अपन के पास z की वैल्यू मिल जाएगी। तो y माइनस टू डाला तो माइनस टू बाई टू प्लस टू बाई जेड इक्वल टू वन। तो देखिए टू से टू कैंसिल आउट, तो ये माइनस वन उधर जाएगा तो वन प्लस वन टू हो जाएगा और टू से टू कैंसिल आउट होके जेड आपके पास वन आ जाएगा। तो अब अपन को निकालना है जेड बाई टू प्लस टू बाई एक्स। जेड और एक्स दोनों ही अपने पास उपलब्ध है। जेड अपन ने निकाला वन आया और एक्स को अपन ने मान लिया था, कितना माना था, चार माना था, तो ये हो गया दो बटा चार। तो ये बन गया एक बटा दो प्लस एक बटा दो जो कि हो जाता है वन के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप x की फोर नहीं रखते, कुछ और रखते, तब भी आपका आंसर सेम आता। आंसर में कोई चेंज नहीं होता। बस ये था कि वहां पे फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो जाती। लेकिन जब आप उसको इक्वेशन में पुट करते तो ओवरऑल आंसर वन ही आता। कोई भी वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोप इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज वन बाई फाइव ऑफ द होल लेंथ, द सेकेंड पार्ट इज थ्री बाई टू ऑफ द फर्स्ट, द थर्ड पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोप। तो देखिए एक रोप को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो भाग है वो पूरी लेंथ का एक बटा पांच है। दूसरा वाला जो भाग है वो पहले भाग का तीन बटा दो है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि तीसरा भाग जो बचेगा वो पूरी रोप का कितना होगा फ्रैक्शन में। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे अच्छा है कि ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं इनके डेन्यूमिनेटर का आप ले लीजिए एलसीएम। तो जैसे पांच और दो का एलसीएम अगर आप लेंगे तो वो आएगा 10। तो मैं मान लेता हूं कि रोप की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अब आप यहां पे देखिए पहला वाला पार्ट जो है पूरी लेंथ का एक बटा पांच है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा आपके पास वो 10 मीटर का एक बटा पांच होगा। तो 10 मीटर का अगर आप एक बटा पांच करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2 मीटर के बराबर। अब बोला जा रहा है कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो पहले पार्ट का तीन बटा दो है। तो जो दूसरा वाला पार्ट पहले पार्ट का तीन बटा दो मतलब 2 मीटर का तीन बटा दो, तो तीन बटा दो इंटू दो जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मीटर। अब आप देखिए दोनों पार्ट मिला के हो गए 5 मीटर के। पूरी रोप थी 10 मीटर की, तो 10 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। दैट मीन्स जो तीसरा वाला पार्ट अब बचा वो 5 मीटर का होगा। लेकिन यहाँ पे अपन को आंसर फ्रैक्शन में बताना है। तो 5 मीटर टोटल का कितना है, 10 मीटर में से है 5 मीटर, तो फ्रैक्शन में अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/10, जिसका मतलब हो गया 1/2। तो फ्रैक्शन कितना हो गया,
1/2, मतलब पूरी रो का आधा हिस्सा जो है वो तीसरे पार्ट के बराबर है। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो ऑफ 3:6, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द रोम्बस। देखिए जब कभी भी अपन रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस जैसे कि कुछ इस तरीके का अपन बनाते हैं। रोम्बस में खास बात क्या होती है कि इसकी चारों साइड बराबर होती है, लेकिन जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 के नहीं होते, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल कट होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे कट होते हैं। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या, रोम्बस में जो आमने सामने के साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। तो जब कभी भी साइड पैरेलल होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एडजेसेंट एंगल है इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो रेशियो में अगर अपन सम करें तो कितना होगा, 3 + 6, और ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 9 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। तो यहां से 9 से 20 बार में चला जाएगा। दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका संख्या रेशियो में कम होगा। रेशियो में संख्या कौन सा कम है, 3 है। दैट मीन्स 3 वाला ही अपने पास स्मॉलेस्ट है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 20, दैट मीन्स इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इतना इतना एंड इतना, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए अपन जानते हैं जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब इन तीनों का सम अगर 180 डिग्री है तो यहां से x की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। और जब x आ जाएगा तो फिर आप इन तीनों में पुट करके ग्रेटेस्ट एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए इन तीनों को सम कर देते हैं। 2x + 3x - 8 + 5x - 12 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। सम करूंगा तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, और 8 और 12 20, तो ये आ गया इक्वल टू 180। ये 20 उधर जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 200/10, जिसका मतलब x आ गया 20 के बराबर। अब आप देखिए x की वैल्यू मिल चुकी है। तीनों में अपन पुट करके देख लेते हैं। पहले वाले में पुट करूंगा 20 तो 2 × 20 हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरे वाले में पुट करूंगा तो 3 × 20 हो गया 60, और 60 - 8 हो जाएगा अपने पास इक्वल टू 52 डिग्री। तीसरे वाले में अगर मैं पुट करूंगा तो 5 × 20 हो गया 100, और 100 - 12 इक्वल टू आ जाएगा 88 डिग्री। तो अपन से ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 88। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 3400 फॉर 4 ईयर्स इज 680 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपन को दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है कि ये हर साल सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। पहले साल पे जितना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा 10वें साल पे भी उतना ही सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और 50वें साल पे भी उतना ही सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 680 है तो मैं बोल सकता हूं कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहा होगा। इसलिए अगर मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस 680 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालू 1 ईयर SI, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 680 डिवाइडेड बटा 4। 4 से अगर आप इसको काटेंगे, 4 का 1 बार में, 7 बार में 28, और ये 0। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 170 रुपए। अब अगर अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो उसका सीधा सा आसान सा तरीका होता है। क्या होता है, जैसे कि अगर परसेंटेज निकालनी है आपको, परसेंटेज रेट, तो ये इक्वल होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर SI डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे आप देखिए 1 साल का SI मिल गया 170, प्रिंसिपल है अपने पास 3400 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 34 से 5 बार में। तो जो परसेंटेज रेट है वो आ जाएगा 5% के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना इतना एंड लीव्स द रिमाइंडर 5, 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए अपन को वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिससे अपन इन तीनों को जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर अपन के पास 5, 10 और 15 बचे। मतलब 155 को जब उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, 260 को उस नंबर से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 बचे, और 315 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 15 बचे। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं इनमें सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन से चलना। ऑप्शन से चले, एक बात का ध्यान रखें, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो हमेशा
ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे स्टार्ट करें और फिर छोटे की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने छोटे से स्टार्ट करा और वो आपका आंसर आ भी गया, तब भी हो सकता है कि वो आपका एक्चुअल आंसर ना हो, क्योंकि उससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल हो जो कि आंसर हो सकता था, जिसको आपने छोड़ दिया। तो इस वजह से हमेशा ग्रेटेस्ट अगर पूछा है तो ऑप्शन में सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन में सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 75। तो एक बार 75 से इन तीनों को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 155 को जब आप 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? 75 का 2 बार में हो जाता है 150, तो रिमाइंडर आ गया 5। तो पहला वाला केस तो अपना फुलफिल हो गया क्योंकि रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब चलते हैं 260 पे। अगर मैं 260 को 75 से डिवाइड करूं तो 75 का 3 बार में हो जाता है 225। तो रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर आ गया 35। लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? रिमाइंडर आना चाहिए था 10। दैट मीन्स ये अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसने वो रिमाइंडर नहीं दिया जो अपन को चाहिए था। तो अब 75 से छोटे वाले पे चलते हैं जो कि है 50। अब देखिए मैं अगर 155 को 50 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 50 का 3 बार में 150, तो रिमाइंडर आ गया 5। अब 260 पे चले तो 260 बटा 50 करें तो 50 का 5 बार में 250, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 10 आ गया। 10 चाहिए था, 10 मिल गया। चलिए अगले पे चलते 315 पे। 315 बटा 50 अगर आप करेंगे तो देखिए 50 का 6 बार में हो जाता है 300, तो रिमाइंडर आ गया 15 और 15 ही रिमाइंडर बचना चाहिए था। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 50, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। जितनी भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। 155 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है, 260 को डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर बच रहा है और 315 को डिवाइड करने पे 15 रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंडर हैज ए हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए सिलेंडर की हाइट अपन को दे रखी है और साथ ही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। वॉल्यूम अपन से पूछ रहा है। सिलेंडर में दो चीज होती है, एक तो होती है रेडियस और एक होती है हाइट। वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को हाइट और रेडियस दोनों की जरूरत है, लेकिन रेडियस है नहीं तो उसको अपन कहां से निकालें? उसको अपन निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो यहां पे अपन को 2πRH की वैल्यू दे दी। तो अब आप यहां पे देखिए पाई को तो अपन 22/7 डाल देते हैं, हाइट अपन को दे रखी है 14 और दिस इज इक्वल टू 528। तो यहां से अब अपन R की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 का ये 2 बार में, और आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले 11 से कर लेता हूं तो 11 का ये 2 बार में और 11 का 4 बार में 44, फिर 8 बार में 88। तो अब आप यहां पे देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 से ये कितना बार में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 बार में। तो यहां से रेडियस अपने पास आ गई 6 सेंटीमीटर के बराबर। अपन को निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है? πr²h। पाई हो गया 22/7, रेडियस है 6 और हाइट है 14। तो 7 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले तो ये। तो अब आप यहां पे देखिए ये हो गया 6 इंटू 6 तो 36, 36 दूनी 72, तो ये आ गया 22 इंटू 72। 22 इंटू 72 अगर मैं करता हूं तो यूनिट डिजिट से तो अपन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहां पे अगर यूनिट डिजिट आप देखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगी, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे है जिसमें यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो फिर अपन इसको या तो पूरा पूरा सोल्व कर सकते हैं या एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे 22 जो होता है वो 20 से बड़ा होता है और 72 जो होता है वो 70 से बड़ा होता है। तो 20 इंटू 70 अपन करते हैं तो वो 1400 आ जाता है। दैट मीन्स जो अपना आंसर होगा वो 1400 से तो ज्यादा होगा और यूनिट डिजिट 4 के साथ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट भी 4 है और 1400 से बड़ा है, क्योंकि ये जो 1244 है ये 1400 से छोटा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तो आप चाहते तो इसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। A train leaves station A towards station B at the speed of 50 km/h. After half an hour, another train leaves station B towards station A at 150 km/h. The distance between the stations is 725 km. The distance of the point from station A where the two trains are to meet. देखिए एक स्टेशन A है और एक स्टेशन B है, तो इनके बीच की दूरी अपन को दे दी जो कि है 725 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो पहली ट्रेन के स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टार्ट होती है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
तो अपन को बताना है कि ये दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही। अगर सेम टाइम पे ये स्टार्ट होती तो अपन इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों ट्रेनें कितनी देर के बाद मिलेगी ये निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीडों का सम हो जाता है, और अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड दोनों डिस्टेंस का पॉजिटिव डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि ये सेम टाइम पे नहीं चल रही। पहली वाली जो ट्रेन है वो आधे घंटे पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहली वाली ट्रेन को आधा घंटा चला देते हैं। आधा घंटा चलाने का मतलब है कि आधे घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी उसको अपन पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अगर 50 किलोमीटर एक घंटे में कवर करती है तो आधे घंटे में कितना कवर करेगी, 50 का आधा मतलब 25 किलोमीटर। मैं मान लेता हूं कि 25 किलोमीटर कुछ यहां पर हुआ, तो ये जो ट्रेन है यहां से यहां तक की दूरी इसने 25 किलोमीटर कवर कर ली। अब ट्रेन, ये जो पहली वाली ट्रेन थी इस पॉइंट से, और ये जो दूसरी वाली ट्रेन है इस पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, इनके बीच की दूरी 725 माइनस 25 मतलब 700 किलोमीटर रह गई। तो अब इसका अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो 700 बटा रिलेटिव स्पीड क्या, दोनों का सम, तो 50 प्लस 150 मतलब 200। तो यहां से अपन को मिल जाएगा टाइम, जितने टाइम के बाद ये दोनों ट्रेनें मीट करेगी। तो 700 बटा 200 अगर आप करेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, 7 बटा 2 आ गया 3.5, मतलब 3.5 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। किस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। कौन सा पॉइंट, एक मिनट में इसको जैसे दिखा देता हूं, ये वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ये जो दोनों ट्रेनें हैं 3.5 घंटे के बाद मिलेगी। लेकिन अपन को पॉइंट ए से कितनी दूरी के बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेगी ये निकालना है, टाइम नहीं निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड अपन को दे रखी है, टाइम अपन को पता चल गया, तो अपन ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम है 3.5 और स्पीड है 50। 50 इंटू 3.5 अगर आप करेंगे तो ये हो गया 35 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू कितना, 175 किलोमीटर। तो ये जो दोनों ट्रेनें हैं यहां से कुछ 175 किलोमीटर कवर करेगी। इस पॉइंट पे आके मिली, और मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो 175 किलोमीटर दूर है। लेकिन पॉइंट ए से कितना दूर है, तो पॉइंट ए से ये जो पॉइंट है ये 25 प्लस 175 दैट मीन्स कि 200 किलोमीटर दूर है। तो पॉइंट ए से जो है ये दोनों ट्रेनें 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2। What is to be added to 12% of 2400 so that the sum will be equal to 18% of 5400? देखिए 2400 के 12% में कितना जोड़े कि जो सम है वो 5400 का 18% बन जाए। तो सीधा सा सवाल है, 12% ऑफ 2400, इसमें मैं x जोड़ देता हूं प्लस x, तो ये जो सम है ये बन जाएगा अपने पास 18% ऑफ 5400। तो चलिए 12% ऑफ 2400 निकाल लेते हैं। 12% का मतलब क्या हो गया, 12/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, प्लस एक्स इक्वल टू, फिर से यहाँ 18% का मतलब हो गया 18/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो देखिए जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 24 का 4 बार में कितना हो जाता है, 24 चौको 48 की 8, 4 कैरी चला गया, 12 का 4 बार में 48 की 8, 4 कैरी चला गया, 12 दूनी 24, 24 और 4 हो गया 28, प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास। 18 का 4 बार में 72 की 2, 7 कैरी चला गया, 18 पंजे 90, 90 और 7 97। तो एक्स आ जाएगा अपने पास 972 माइनस 288। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट से चलना चाहूँ तो अपन चल सकते हैं। देखिए 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, और एकमात्र ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन नंबर 2। खैर आसान सा डिफरेंस है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट से भी अपन को चीजें दिख जा रही है तो फिर अपन क्यों अपना समय खराब करें। देखिए अगर आप 2 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल साबित कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप हर क्वेश्चन में 2-2 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कोई 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाए एंड में जाके, बिकॉज 30 क्वेश्चन तो मैथ के हैं, ऐसे ही 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और बाकी क्वेश्चन अपने पास जीके के हैं। तो सब जब मिलते हैं तो 2-2 5-5 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। दैट्स वाई जितना टाइम हो सके बचाइए, जहां पे भी बचा सकते हैं बचाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे चलते हैं, दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये जो सवाल है यहां पे अपन को कुछ भी नहीं करना, बस स्क्वायर रूट से बाहर लेना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मुसीबत हो और हो सकता है ना भी हो। आप चाहे तो इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए, जैसे कि अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो इन सब को एक सिंगल स्क्वायर रूट में भी ले सकता हूं। तो इस पूरे को मैं 54 इंटू 125 डिवाइड बाय 24 इंटू 45 ले सकता हूं। अब यहां पे देखिए काफी कुछ तो आपके पास कैंसिल आउट हो ही जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 5 से तो 9 बार में, और 5 से ये अपने पास चल गया 25 बार में। सेम तरीके से 9 से ये चला गया 6 बार में, और 6 से ये चला गया 4 बार में। अब अपने पास ये क्या रह गया, ये रह गया 25/4। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो 5/2 इक्वल टू आ गया 2.5। तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। द यूनिट डिजिट इन, इसमें यूनिट डिजिट अपन को निकालनी है। जब कभी भी यूनिट डिजिट अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की गलती कभी ना करें, क्योंकि यूनिट डिजिट जो होती है वो हर नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाती है, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर ये नंबर है 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256, अब इसमें हर नंबर की यूनिट डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूं तो पूरे नंबर की यूनिट डिजिट मुझे मिल जाएगी। पहले नंबर तो अपने आप में एक सिंगल डिजिट नंबर है, दूसरे नंबर में यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8 हो गई, तीसरे में 4 हो गई और चौथे में 6 हो गई। तो बस इन चारों को आपको ऐड करना है। तो देखिए 4 इंटू 8 हो गया 32। अब आप चाहे तो 32 को भी पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही आगे लेके चले, पूरे नंबर को आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो 32 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2। तो अब बस इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 इंटू 4 8, 8 तो अपने आप में एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो अब 8 इंटू 6 अगर आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 48। तो अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या आई, वो आई 8। तो जो पूरा होगा आपके पास जो भी आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट 8 ही आएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। In a rectangle, the length is twice the breadth and the perimeter of the rectangle is 48 the area of the rectangle। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 टाइम्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ। लेंथ को मैंने L मान लिया, ब्रेथ को मैंने B मान लिया। पेरीमीटर अपन को दे रखा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स L प्लस B एंड दिस इज इक्वल टू 48। तो यहां पे L की जगह 2B डाल देते हैं अपन, 2 टाइम्स 2b प्लस बी इक्वल टू आ गया 48। तो देखिए ये हो गया आपके पास 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो 6b इक्वल टू 48, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से 8 बार में। तो b कितना आ गया आपके पास, b आ गया 8। अब b आपके पास 8 आ चुका है तो लेंथ आप निकाल सकते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास ब्रेथ भी आ चुकी है, लेंथ भी आ चुकी है, एरिया आपसे पूछ रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 8 जो कि हो जाता है अपने पास 128। ऑप्शन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पे आप देखिए हो सकता है आपको डर लगे, क्यों डर लगे, क्योंकि ये जो 14 76 ये अपने पास नॉन एंगल नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है तो ये सब क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो साइन 14 को तो ऐसे ही रहने देते हैं। अपन जानते हैं कि जो सेक होता है उसको मैं 1 अपॉन कोस लिख सकता हूं, तो सेक 76 की जगह अपन 1 अपॉन कोस 76 लिख सकते हैं, तो कोस 76 प्लस 3 कोट 15 की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 0 15 30 45 60 90 ये वैल्यू तो कम से कम पता होनी ही चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोट 15 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस √3, और कोट 75 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 माइनस √3। तो यहां पे आप देखिए इसको लिख सकते हैं अपन 2 प्लस √3 और इसको अपन लिख सकते हैं 2 माइनस √3। और tan 45 अपन जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो ये 2 इंटू 1। अब आप यहां पे देखिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, जब कभी भी आपसे साइन ए बटा कोस बी दे रखा हो तो आपको चेक करना है क्या a प्लस बी इक्वल टू 90 है क्या। अगर a प्लस बी 90 हो तो इस केस में इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो यहां पे आप देखिए 14 प्लस 76 जब आप करेंगे तो ये 90 के बराबर आएगा। दैट्स वाई इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी।
तो यहां पे ये रह गया 5 प्लस ये 3 दूनी 6 प्लस 3√3, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। अब आप देखिए 2 से तो 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 और 6 हो गया 11 और ये 3 और 1 4, तो ये आ गया आपके पास 11 + 4√3, ऑप्शन नंबर 1। इफ sin थीटा इक्वल टू 4/5 एंड cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए sin थीटा और cos थीटा दोनों ही अपन को दे रखा है, अपन से 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा पूछ रहा है। tan थीटा जो होता है वो होता है sin बटा cos और cot थीटा जो होता है वो होता है cos बटा sin। तो यहां पे अपन आसानी से निकाल सकते हैं चीजों को, बस कुछ भी नहीं करना। 1 + tan होता है sin बटा cos, तो sin हो गया 4/5 डिवाइड बाय cos हो गया 3/5 डिवाइड बाय 1 - कोट होता है कोस बटा साइन, तो कोस हो गया 3/5 डिवाइड बाय 4/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, इधर भी 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ऊपर में तो आ गया 1 + 4/3 और नीचे में आ गया 1 - 3/4। तो एलसीएम जब अपन लेंगे तो ये 3 + 4 7/3 और ये 4 - 3 1/4, तो ये अपने पास आ जाएगा 7/3 × 4/1 दैट इज इक्वल टू 28/3, ऑप्शन नंबर 1। The ratio of ladies to gents numbers in a club is 3:2. Recently 300 ladies joined the club and the ratio becomes 5:2. The number of lady members now in the club. देखिए एक बात गौर करने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ लेडीज कैंडिडेट ही ऐड हुई है, जेंट्स पहले जितने थे अभी भी उतने ही है, जेंट्स की संख्याओं में कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं रेशियो में बात करूं तो रेशियो में भी जेंट्स का नंबर सेम है, पहले रेशियो था 3:2 और अब रेशियो हो गया 5:2। पहले भी जेंट्स की संख्या 2 के बराबर थी और अब भी संख्या जेंट्स की 2 के बराबर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जितना यहां पे डिफरेंस है लेडीज की संख्याओं में वो 300 के बराबर है, क्योंकि इतनी ही लेडीज जुड़ी है। तो 5 में से 3 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स कि 2 की वैल्यू अपने पास आ गई 300। बिकॉज ये जो 2 एक्स्ट्रा है, 3 + 2 करते हैं जब भी 5 आता है ना, तो ये जो 2 आया ये क्यों आया, क्योंकि 300 लेडीज ऐड हुई थी, तो ये 2 की संख्या हो गई 300 के बराबर। अब अपन को बताना है नंबर ऑफ लेडीज मेंबर्स नाउ, अब कितनी हो गई, लेडीज की संख्या 5 के बराबर हो गई, तो 5 की संख्या अपन को निकालनी है। 2 की संख्या 300 है, 2 से आप इसको काट दीजिए तो 150 आ जाएगा, मतलब 1 की संख्या आ गई 150, तो 5 की संख्या क्या हो गई, 5 × 150, जिसका मतलब 750। तो जो लेडीज है वो अब 750 हो चुकी है। In order to qualify in an examination, one has to secure 50% of the overall marks. एक एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एक जने को 50% कम से कम नंबर चाहिए होते हैं। इन द एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, ए स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 200 मार्क्स। एक स्टूडेंट के पहले पेपर में 40% नंबर आते हैं और पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। तो अपन को बताना है कि पास होने के लिए सेकंड पेपर में उसको कम से कम कितने % नंबर चाहिए। सेकंड पेपर जो है 150 नंबर का है। तो यहां पे आप देखिए दोनों पेपर को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हुआ, 200 + 150, मतलब जो दोनों पेपर है वो 350 नंबर के मिला के हैं। और पूरे तरीके से पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिला के 50% नंबर आने चाहिए। तो 350 का 50% अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% का मतलब 1/2 भी होता है। तो 350 को अगर मैं 1/2 करूंगा तो वो अपने पास आ जाएगा 175 के बराबर। इसका मतलब कम से कम टोटल जो है 175 नंबर आने चाहिए। अब पहले वाले पेपर में तो 40% आए 200 के, अगर 200 का 40% आप करेंगे तो कितना होगा, 40/100 × 200। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, 80 नंबर आ गए। तो अब जो बाकी बचे हुए नंबर है वो अपन को दूसरे पेपर में लाने हैं। तो टोटल 175 नंबर लाने हैं, 80 पेपर नंबर आ चुके हैं, तो दूसरे पेपर में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 175 - 80 करोगे तो कितना आ जाएगा, 95। दैट मीन्स कि दूसरे वाले पेपर में कम से कम 95 नंबर लाने पड़ेंगे। और ये जो 95 नंबर है ये कितने में से लाने पड़ेंगे, ये 150 में से लाने पड़ेंगे। तो बस इसी को अपन को परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, और पूरी तरीके से तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट कर लेते हैं। तो 3 से देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 बार में, ये 1 बार में, और फिर 3 का 6 बार में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूनी 12 की 2, 1 कैरी चला गया, 2 और
एक 3, 3 दूनी 6, 63.2%। तो उसके हिसाब से जो अपन ऑप्शन बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 64%। इतने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो देखिए जब कभी भी बोर्ड मार्क्स का आप सवाल करें तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन को ब्रैकेट खोलने होते हैं। तो जितने भी ब्रैकेट है वो सब खोलिए। सबसे पहले आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, इन दोनों को आपको खोलना है। तो यहां पे आप देखिए 1/3 प्लस 2/4 अगर आप करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 12, 3 से 4 बार में तो 4 एकम 4 और 4 से 3 बार में तो 3 दूनी 6। तो 4 + 6 हो गया 10, 10/12। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 5/6। 2 से ऊपर नीचे काट सकते हैं। सेम तरीके से ये जो है 3/10 प्लस 12/20, इसमें अपने पास एलसीएम आ जाएगा 20। तो 10 का 2 बार में 3 दूनी 6, 20 का 1 बार में और 12 × 1 12। 6 + 12 हो गया 18, 18/20। इसको भी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10। तो ये दोनों की वैल्यू अपन को मिल चुकी है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास 6/5 ऑफ 5/6 माइनस 5/6 ऑफ 9/10 माइनस 1/6। देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो उसकी प्राथमिकता होती है वो मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। यहां पे जो बोर्ड मास में अपन ओ लिखते हैं उसका मतलब ऑफ ही होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑफ जो है वो एम मतलब मल्टीप्लाई से पहले लिखा जा रहा है। तो जब कभी भी आपको ऑफ दे रखा हो और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा हो, जो कि अपन ये ऐसा क्रॉस वाला लेते हैं, तो एक जगह ऑफ लिख रखा हो और एक जगह ये क्रॉस लिख रखा हो, तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसकी प्राथमिकता जो है ज्यादा होती है। तो यहां पे तो वैसे मल्टीप्लाई का साइन है ही नहीं, केवल ऑफ ही है, तो ऑफ अपन कर लेते हैं। तो देखिए ऑफ हमेशा माइनस से तो ज्यादा होते ही है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ऑफ सबसे पहला लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट तो एकदम आखिरी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1 के बराबर, माइनस 5 से ये 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो ये आ गया अपने पास 3/4 माइनस 1/6। तो ये कितना आ गया, तो देखिए यहां पे आप चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 12 के बराबर। ये 12 का 1 बार में 12 माइनस 4 का 3 बार में 3 3 9 और 6 का 2 बार में 2 एकम 2। तो 9 और 2 11, 12 में से 11 घटाएंगे तो 1, ये आ जाएगा 1/12। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 12 एंड 72 रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। देखिए दो नंबर में मान लेता हूं ए और बी, तो उनका सम अपन को दे रखा है 60 के बराबर, ए प्लस बी इक्वल टू 60। और एचसीएफ और एलसीएम का अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, जब कभी भी अपन को दो नंबर दे रखे हो तो उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उसका मल्टीपल जो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, ए इंटू बी। तो यहां पे आप देखिए एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 12 × 72, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी इक्वल टू हो गया 12 × 72। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। मतलब पहले दोनों नंबरों का रेसिप्रोकल करेंगे और फिर सम निकालेंगे। तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/a और बी का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/b। अब इसका निकालना है अपन को सम। तो यहां पे आप देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, ए का बी बार में 1 × बी बी और बी का ए बार में 1 × ए ए। तो यहां पे आप देख सकते हैं बी प्लस ए भी आपके पास है और ए बी भी आपके पास है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। ए प्लस बी है 60 और ए इंटू बी है 12 × 72। तो सबसे पहले तो ये 12 से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 5/72। ऑप्शन नंबर 4। एक आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़े से आपको फॉर्मूले याद रखने। नॉर्मल सी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इनका काफी ज्यादा काम आता है, तो भूले ना इनको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस, इफ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए जब कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात की जाए तो यहां पे एक फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, CP/MP इज इक्वल टू 100 - D डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंट। इसको आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो वैसा आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए अपन से बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो मार्क प्राइस का 75% है। अगर मैं मार्क प्राइस को 100 मान लू तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी, 100 का 75% दैट इज 75। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 75।
तो 75/100 इक्वल टू, डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो डी की वैल्यू हो गई 15, 100 माइनस 15। अब आप यहां पे देखिए ये जो लॉस और प्रॉफिट है इसका क्या फंडा होता है कि अगर लॉस हुआ है तो अपन को माइनस साइन इस्तेमाल करना है और प्रॉफिट हुआ है तो अपन को प्लस साइन इस्तेमाल करना है। तो यहां पे अपन से पूछा ही जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो अपन क्या करते हैं प्लस साइन के साथ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर लॉस हुआ होगा तो वो वैल्यू अपने आप ही माइनस साइन के साथ आ जाएगी, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो 100 प्लस पी लिख देता हूं मैं, जो भी हुआ हो अगर लॉस हुआ होगा तो अपने आप वो माइनस साइन में आ जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है, और अगर प्लस साइन में आएगा तो अपन को पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए यहां पे निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, पहले तो 25 से ये 3 बार में और 25 से ये 4 बार में। अब आप देखिए 100 माइनस 15 होता है 85, तो ये आपके पास बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 100 तो 300 प्लस 3p इक्वल टू, ये हो गया 4 इंटू 85, दैट मीन 80 का 4 बार में 320, 5 का 4 बार में 20, तो कितना हो गया 340। तो यहां से आप देख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 340 माइनस 300 दैट इज 40, 40/3। ये प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट ही हुआ है। अगर ये माइनस साइन के साथ आता तो उसका मतलब होता कि लॉस हुआ है। तो 40/3 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.33, 13.33%। और क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस, फिर से एक बोर्ड मास का सवाल है। तो बोर्ड मास के सवाल में अभी भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना होता है। तो यहां पे ये पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे को अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और 1 तो ये कितना आ गया, ये आ गया 18। दैट मीन्स इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 18। अब अपन अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे 180 डिवाइडेड 18 प्लस 37 माइनस 20। यहां पे आपको 3 तरह के साइन दिख रहे होंगे, डिवाइड प्लस और माइनस। इनमें सबसे पहले कौन सा करते हैं, तो बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास बोलता है कि भैया हमेशा लेफ्ट टू राइट चलो। लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले बी आता है, मतलब ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद आता है ओ, मतलब ऑफ। अगर ऑफ दे रखा है तो पहले उसको करो, नहीं तो डिवाइड पे आ जाओ, नहीं तो मल्टीप्लाई पे आ जाओ, नहीं तो एडिशन पे आ जाओ, नहीं तो सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ। तो सबसे पहले इनमें जो सबसे बड़ा साइन आपको है वो है डिवाइड। तो सबसे पहले अपन को करना है डिवाइड। 180/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये बन गया 10 प्लस 37 माइनस 20। अब देखिए सही तरीके से बोर्ड मास अगर आपको सीखना है तो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि बोर्ड मास के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर प्राथमिकता रखते हैं। दोनों में से आप किसी को भी पहले करिए, बस ध्यान रखिए कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ रहा है उसको पहले करना है। मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चलता हूं तो जो पहले आया उसको पहले करना है। यही अगर मैं इस तरीके से लिखा हुआ होता 10 माइनस 20 प्लस 37, तो अब लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ रहा है वो पहले करना था। तो पहले क्या आ रहा था, पहले माइनस आ रहा था तो माइनस करना था, लेकिन यहां पे पहले प्लस आ रहा है तो पहले प्लस करेंगे। 10 प्लस 37 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास 57 आ जाएगा। 57 में से 20 अगर आप घटाएंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 10 प्लस 37 करेंगे तो 47 आएगा, और 47 में से 20 घटाएंगे तो 27 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब आप यहां पे देखिए कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। काफी सारे लोग मेरे से कमेंट में हो सकता है ये बोले कि भैया अगर मैं यहां पे पहले माइनस करता तब भी आंसर ये आता। सही बात है, यहां पे आता, लेकिन ये जो दूसरा वाला केस मैंने आपको बताया यहां पे अगर आप पहले प्लस कर देते तो आपका आंसर चेंज हो जाता। क्योंकि अगर आप पहले 20 प्लस 37 कर देंगे तो वो 57 हो जाएगा, तो ये 10 माइनस 57 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर पूरा गलत कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एडिशन पहले है और सब्ट्रैक्शन बाद में, तब तो दोनों में कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन पहले है और एडिशन बाद में, तो आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हुए ही करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज ना हो। सबसे अच्छा तरीका क्या याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर प्राथमिकता रखते हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले कर देना है, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3:7 एंड देयर एलसीएम इज 231, द स्मॉलर नंबर। देखिए दो पॉजिटिव नंबर का अपन को रेशियो में दे रखा है 3 और 7, और उनका एलसीएम दे रखा है। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, जब कभी भी दो नंबर रेशियो में दे रखे होते हैं तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय वो नंबर जो कि रेशियो में है ए और बी, ये बराबर होते हैं एलसीएम के। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। यहां पे ए और बी नंबर नहीं है, नंबर्स का रेशियो है, दोनों नंबर का रेशियो है। तो यहां पे आप देखिए एचसीएफ को ऐसे ही रहने देते हैं। ए अपने पास कितना है 3 है और बी कितना है 7 है। दिस इज इक्वल टू 231। तो यहां से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3 इंटू 7 हो गया 21,
21 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, तो एचसीएफ आ गया 11। अब जो नंबर्स के रेशियो है उनको नंबर में चेंज करने का क्या तरीका होता है, दोनों रेशियो को आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। पहला वाला नंबर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 11 33, और दूसरा वाला नंबर आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 11 77। दोनों नंबर मिल चुके हैं। अब छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 33, तो यही आपका आंसर है। वैसे इतना दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी, जिनका संख्या रेशियो में कम है नंबर भी वही छोटा होगा, तो वैसे भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन बस ये मैंने बताने के लिए एक चीज आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं अपन। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे अपन को सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बताना है जिसको 7 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन से चलना। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर पूछा है, तो अपन ऑप्शन सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है ये 10,002। तो 10,002 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर अपने पास 6 आना चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए 7 का एक बार में 7, 3 बच गया, 3 का मतलब 30, तो 7 चौको 28, 2 बच गया, 2 का मतलब 20, तो 7 दूनी 14, और 6 बच गया, 6 का मतलब 62, तो 7 8 जा 56 होता है। रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर अपने पास आ गया 4 प्लस 2 6, तो रिमाइंडर आ गया 6। डेट मीन्स कि यही अपना आंसर है, तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए था और सबसे छोटा नंबर यही है, तो यही अपना आंसर है। अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी में रिमाइंडर भले ही 6 बच जाए फिर भी वो अपने आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज सबसे छोटा पूछा था और सबसे छोटा नंबर यही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। ये जो होता है ये इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तो आपको दे रखा है, लेकिन ए माइनस बी नहीं दे रखा, तो ये ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ये ए माइनस बी अपन कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन तोड़ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी है और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 25/5, दैट इज इक्वल टू 5। तो a माइनस बी मिल चुका है, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 625, 625 डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 125 बार में। तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ अमाउंट फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 500 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी सम पे मतलब किसी प्रिंसिपल पे 2 साल का 10% के हिसाब से 500 रुपए। अब आप देखिए आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सेम सम पे सेम रेट पे सेम टाइम पे, मतलब जो प्रिंसिपल पहले था उतना ही प्रिंसिपल अब है, वही 2 साल, वही 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की। इस पे आपको अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 2 साल के हिसाब से 10% पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फंडा होता है कि जितने टाइम है और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो उतने परसेंट का ही सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 10 तो 20% का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो 20% की वैल्यू अपन को दे दी 500। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल पे कितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, तो उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर 2 साल की बात है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2x प्लस एक्स बाय 100, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 100%। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे अपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो कि है 10%, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100/100, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 21%। दैट मीन्स कि 2 साल का जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो बन जाएगा 21%। देखिए 10% वाला जो केस है ये आपको याद भी रखना है कि 1 साल पे तो 10% है, तो 2 साल पे 21% और 3 साल पे हो जाता है 33.1%। ये 3 का तो कम से कम याद रखना है, 1 साल का तो ऑब्वियस है ही सही वो, और 2 साल और 3 साल। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 21% की वैल्यू निकालनी है।
20% की वैल्यू मेरे को दी गई है, 21% की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो 20 से अपन इसको काट सकते हैं। 20 से कितनी बार में कट जाएगा? 20 का ये हो जाएगा अपने पास 25 बार में। तो 1% की वैल्यू आ गई 25। 21% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 इंटू 25। तो 21 का 5 बार में हो गया अपने पास 105, 10 कैरी चला गया। 21 का 2 बार में 42, 42 और 10 52। दैट मीन्स 525 रुपीज। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बन जाएगा 525 रुपए। अब यहाँ पे कहीं भी अपन ने प्रिंसिपल नहीं निकाला। प्रिंसिपल अगर अपने से पूछता है तो प्रिंसिपल जो होता है उसको अपन 100% मान के चलते हैं। तो 20% की वैल्यू 500 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इंटू 5 होता है 100, तो 500 इंटू 5 दैट इज 2500। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 2500 रुपए। लेकिन वो नहीं पूछा गया और उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है, श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट विद एन इनकम ऑफ रुपीज 28,000। श्वेता और हरीश ने किसी प्रोजेक्ट में काम किया और टोटल जो इनकम कमाई वो कमाई 28,000 रुपए। दोनों ने मिलकर 28,000 रुपए कमाए। तो इस प्रोजेक्ट में श्वेता जो है 20 दिन काम करती है और हरीश जो है वो 30 दिन काम करता है। दोनों का जो डेली वेज है वो 5:6 के रेशियो में है। तो श्वेता का शेयर बताना है। अब देखिए, डेली वेज जो होता है वो कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे श्वेता का डेली वेज कम क्यों है? क्योंकि उसकी जो कार्य क्षमता है वो हरीश से कम है, इस वजह से कम है। तो अगर जैसे एक दिन काम किया तो एक को 5 रुपए मिलेंगे, तो हरीश को कितने मिलेंगे? 6 रुपए। श्वेता को मिलेंगे 5, हरीश को 6। ऐसा क्यों मिल रहा है? काम तो उनने पूरा एक दिन किया दोनों ने, लेकिन कार्य क्षमता कम है। श्वेता कम काम कर पाती है इसलिए उसको कम रुपए मिले, हरीश ज्यादा काम कर पाता है इसलिए उसको ज्यादा रुपए मिले। तो यहाँ पे आप देखिए, श्वेता ने 20 दिन काम किया, हर दिन उसको 5 यूनिट मिले रुपए में। तो टोटल रुपए उसके कितने बन गए? उसके बन गए 20 इंटू 5 100 रुपए, 100 यूनिट। सेम तरीके से हरीश ने 30 दिन काम किया, हर दिन उसको 6 यूनिट रुपए मिले। तो टोटल रुपए कितने मिले उसको? 30 इंटू 6 मतलब 180 यूनिट। ये तो हुआ श्वेता, ये हुआ हरीश। इनका अपन ऐसे करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 9 बार में। तो जो उनका टोटल वेज होगा, पूरा जो इनकम होगी वो 5:9 के रेशियो में होगी। यहाँ पे अपन को श्वेता का शेयर पूछ रहा है और श्वेता का शेयर कितना है? 5 यूनिट। और टोटल इनकम कितनी हुई? 28,000। तो 5 + 9 14 की वैल्यू हो गई 28,000। 14 से आप इसको काट लीजिए, 14 का ये 2 बार में, तो ये हो गया 2,000। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। और श्वेता का शेयर पूछ रहा है जो कि 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2,000 मतलब 10,000 रुपए। तो जो श्वेता है उसने पूरे 10,000 रुपए कमाए। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी है। पूरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जहां पे मैंने बताया था कि साइन ए बटा कोस बी या कोस ए बटा साइन बी, ये जब भी आपको दे रखा हो तो यहां पे आपको चेक करना है क्या a प्लस बी 90 है क्या। अगर a प्लस बी 90 होता है तो उस केस में ये दोनों ही 1 के बराबर हो जाते हैं। तो यहां पे आप देखिए 15 और 75 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। सेम तरीके से 65 और 25 को ऐड करेंगे तो वो भी 90 आएगा। तो इसकी भी वैल्यू आपके पास 1 है और इसकी भी वैल्यू आपके पास 1 है। साथ ही साथ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये हमेशा 1 के बराबर होता है, एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे की भी वैल्यू अपने पास 1 ही है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 1/1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू √3 टेन थीटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू, ये हो गया 3/√3 दैट इज इक्वल टू √3। तो टेन थीटा √3 कितने पे होता है? ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 0, 15, 30, 45, 60, 90 इस पे डायरेक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। और क्या क्या वैल्यू पे ये सब एंगल होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो टेन थीटा जो है √3 हमेशा 60 डिग्री पे होता है। आज तक चेंज नहीं हुआ, जब से स्टार्ट हुआ है तब से इतना ही है। तो कितना है? 60। ऑप्शन नंबर 1। तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास? 60 डिग्री के बराबर। आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी ऑफ 45,000, 1/3 of the expenditures are on education and 2/6 of the expenditure are on food and other necessities. The rest of the salary goes toward the saving, the amount of saving. तो देखिए बोला जा रहा है 45,000 की मंथली सैलरी है, उसमें 1/3 एक्सपेंडिचर तो एजुकेशन पे जाता है, 2/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर आर ऑन फूड एंड अदर नेसेसिटी, 2/6 जो है वो फूड और बाकी पे जाता है, जो बच जाता है वो जाती है सेविंग में। तो सेविंग कितनी होगी ये अपन को बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो एजुकेशन, फूड और बाकी नेसेसिटीज पे जितना एक्सपेंडिचर जाता है उसको निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/3 प्लस 2/6।
ये 2/6 का मतलब भी 1/3 ही है एक तरीके से, आप चाहे तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1/3 प्लस 1/3 आ गया 2/3। दैट मीन्स ये हुआ कि पूरी सैलरी का 2/3 हिस्सा एजुकेशन, फूड या बाकी जितने भी चीज है उन पे चला जाता है। तो अब जो बचा वो हुआ सेविंग। तो सेविंग कितनी हुई? देखिए कोई भी चीज को अगर मैं 1 मानूंगा, जब कभी भी अपन फ्रैक्शंस की बात करते हैं जो 1 से छोटा है, तो उसमें टोटल वैल्यू को अपन 1 मान लेते हैं। तो 2/3 अगर अपना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो सेविंग कितनी हुई? 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो 1/3 की वैल्यू निकालनी है। 1/3 ऑफ कितना? 45,000। तो 3 से 15,000। तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितने की हो गई? 15,000 रुपए की। ऑप्शन नंबर 4। इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज। देखिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो अपन इस्तेमाल करते हैं और सबसे सही जो होता है उसको अपन मीन बोलते हैं। मीन का मतलब ही यह होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे कि अगर आपको कुछ संख्याएं दे दी गई 10, 20, 30, 40 और इसका एवरेज अगर आपको निकालना है, तो एवरेज निकालने का मतलब मीन ही है जिसमें आप इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, बिकॉज ये 4 नंबर है, तो इसी को अपन मीन बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे सही तरीका होता है वो मीन होता है। ऑप्शन नंबर 1। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो ये जो आपको दे रखा है 5 2/3, ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें इंटीजर भी है और फ्रैक्शन वैल्यू भी है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप सबसे पहले क्या कीजिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है। तो यहां पे आप देखिए 5 2/3 को चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा मैं? ये हो जाता है 5 × 3 प्लस 2/3। इसको लिखने का तरीका होता है 5 × 3 प्लस 2/3। तो ये आ गया 5 × 3 15, 15 और 2 17/3। तो इसको अपन लिख सकते हैं 17/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123। अब यहां पे सब कुछ जब डिस्मल में ही है तो फिर इसको ऐसे क्यों छोड़े, इसको भी डिस्मल में चेंज कर लेते हैं। तो 3 से मैं सीधा सीधा ही कैंसिल आउट कर देता हूं। 3 का 6 बार में 5 बार में 15, 20 का मतलब हो गया 3 का 6 बार में 18 और 6 बार में 18, तो 5.66 2 डिजिट में डाल के छोड़ देते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा तो कभी कटेगा ही नहीं। 5.66666 यही चलता जाएगा, तो इसको अपन 5.66 लिख देते हैं। तो ये आ गया देखिए 5.66 प्लस 0.73 माइनस 3.123। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐड करूं 5.66 और 0.73 को, तो 6 और 3 9, 6 प्लस 7 13 की 3, एक कैरी चढ़ा गया, 5 और 1 6। इसमें से अपन माइनस करेंगे 3.123, तो कितना आ जाएगा? ये इसमें भी 2 ही डिजिट रहने देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2 और 6 में से 3 गया 3, 3.27 दैट इज ऑप्शन नंबर 3। X and Y together can complete a piece of work in 12 days। X और Y किसी काम को साथ मिलके 12 दिन में कर देते हैं। जब कभी भी साथ मिलके की बात होती है तो अपन उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। Y और Z साथ मिलके 18 दिन में काम कर देते हैं, तो Y प्लस Z जो है वो 18 दिन लेते हैं, और X और Z साथ मिलके 15 दिन में काम कर देते हैं, तो X प्लस Z आ गया 15। अब बोला जा रहा है कि अगर X Y Z साथ मिलके काम करे तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो काम है उसको कुछ मान लेते हैं। उसको मानने का सबसे अच्छा तरीका होता है इनका एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे 12, 18 और 15 का, तो वो क्या आ जाएगा? तो 12 और 18 का तो एलसीएम हो जाता है 36, और 36 और 15 का एलसीएम क्या होता है? तो देखिए 36 और 15 का एलसीएम हो जाता है 180, है ना? उससे कम तो शायद नहीं होता दिखता है मेरे हिसाब से, तो हाँ नहीं होगा, मान लेते हैं, ठीक है। 180 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो ये हो गया टोटल वर्क 180 यूनिट। मान लेते हैं ईंटें लगाने का ही काम है, तो 180 ईंटें लगानी है। एक्स और वाई मिलके 12 दिन में 180 ईंटें लगाते हैं, तो हर दिन कितनी ईंटें लगाते हैं? 180/12। 180/12 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसी तरीके से वाई और जेड हर दिन मिलके 18 ईंटें लगाते हैं, तो 180 ईंटें कितने दिन में लगाएंगे? 180/18 दैट मीन 10 दिन में। और एक्स प्लस जेड मिलके हर दिन 15 ईंटें लगाते हैं, तो 180 दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे? सॉरी 180 ईंटें कितने दिन में लगाएंगे? 180/12, 180/15 इक्वल टू 12, 12 दिन में। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो अपन क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब अपन को निकालना है कि एक्स वाई जेड तीनों मिलके कितने दिन में
काम को खत्म कर देंगे। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी अपन निकाल लेते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको तीनों को ऐड कर लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा 2 + x + y + z, और इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो 15 + 10 + 12 कितना हो गया आपके पास, ये आ गया 37। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां से x + y + z कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 37/2। तो ये हो गई तीनों की मिला के एफिशिएंसी। तो जब 180 यूनिट काम है और तीनों मिलके हर दिन 37/2 ईंटें लगाते हैं, तो 180 ईंटें कितने दिन में लगाएंगे, तो 180/37/2। तो अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकालना है, अप्रोक्सीमेट ही आ पाएगा आंसर। तो 180 × 2/37, 37 से इसको मैं काटूं तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 37 का ये 4 बार में जाएगा, 4 बार से ज्यादा तो शायद नहीं जा पाएगा, 5 बार में तो नहीं जाएगा ना, हाँ 5 बार में तो नहीं जाएगा, बिकॉज 5 बार में 185 हो जाता है, तो 4 बार में जाएगा। तो 4.37 का 4 बार में कितना होता है, 4 बार में हो जाता है 120 + 28 दैट इज 148। 148 के हिसाब से कितना बच गया, 32। 32 के हिसाब से आ गया 320, और 320 के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो बोल सकता हूं लगभग 8 बार में, 8 या 9 बार में, है ना, 8 बार मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, एक के लिए चला गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6। तो 9.6 के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट डेज अपन लेंगे वो कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। तो रेलवे सीरीज में अपना ये पहला पेपर है, इसी तरीके से और भी पेपर आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपने शॉर्ट्स चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाइए शॉर्ट्स चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं डेली कुछ ना कुछ रेलवे, एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स और रीजनिंग के शॉर्ट डालता हूँ। 1 मिनट में कोई भी कंसेप्ट को समझने का बहुत अच्छा तरीका है शॉर्ट्स। 1 मिनट में आपको बहुत तरीके नए नए चलते फिरते कंसेप्ट समझ में आते रहते हैं, क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो शॉर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।